हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ एमडी आसिफ इकबाल और आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इकबाल इनसाइट पे। तो आज हमारा है डे 4। बहुत इम्पॉर्टेंट डे है। क्यों ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आज पढ़ने वाले हैं हम लोग कोडिंग डिकोडिंग। अब ये जो कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक है हमारे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि इससे हमारे एग्ज़ाम्स में हर शिफ्ट में 5 से 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं 5 से 6 क्वेश्चन का मतलब है 30% ऑफ द एंटायर पेपर। अगर किसी को रीजनिंग में बहुत अच्छा स्कोर करना है देन उसको कोडिंग डिकोडिंग में बहुत अच्छा करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि वो रीजनिंग में अच्छा परफॉर्म कर सके। और इसका रीज़न बस एक सही है कि इसमें से 5 से 6 क्वेश्चंस आते हैं, मिनिमम 5 तो हर शिफ्ट में आते हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग गलती क्या करते हैं ना कि वो लोग पहले कोडिंग डिकोडिंग को बस इतना समझ लेते हैं कि अल्फ़ाबेट्स के प्लेस वैल्यू को याद कर लेना है, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है, देन हो जाएगा। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ या मैंने जहाँ तक अपने स्कोर करने में ये सारी चीज़ें सीखी हैं, वो सबसे बड़ा एक जो प्रॉब्लम आता है, जो सबसे मेन चीज़ है जो हम लोग को फॉलो करना चाहिए, वो है सबसे पहले कि हम लोग को ये देख लेना चाहिए कि इस चैप्टर में अकेले एक ही टॉपिक से आता है या अलग अलग टॉपिक के नाम बदल बदल करके इस टॉपिक में क्वेश्चंस आते हैं। तो जब मैंने इसको फर्दर डिटेल में स्टडी किया देन मैंने समझा कि ये सिर्फ अकेला एक चैप्टर का नाम नहीं है। इसमें लेटर बेस्ड एनालॉजी आते हैं, इसमें लेटर बेस्ड क्लासिफिकेशन आता है, इसमें कोडिंग एनालॉजी आती है, कोडिंग बाय लेटर आता है, कोडिंग डिकोडिंग इन फिक्सियल लैंग्वेज, किसी भी ऐसा लैंग्वेज में जो कि हम लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं उसमें दिया रहता है, और एक जनरल कोडिंग डिकोडिंग जिसको सब कोई समझते हैं। आम स्टूडेंट क्या करते हैं कि सभी तरह के क्वेश्चन को जनरल कोडिंग डिकोडिंग समझ लेते हैं। लेकिन इसको अगर हम लोग अलग अलग हेडिंग के साथ में पढ़ेंगे ना देन ये हम लोग को मोर क्लैरिटी देगा और बहुत अच्छे से हम लोग को इस चैप्टर को अंडरस्टैंड और अच्छा परफॉर्म करने में मदद करेगी। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये चैप्टर में 5-6 छोटे छोटे ऐसे टॉपिक्स हैं, जैसे लेटर बेस्ड एनालॉजी, लेटर बेस्ड क्लासिफिकेशन, कोडिंग बाय एनालॉजी, कोडिंग बाय लेटर, कोडिंग एंड डिकोडिंग इन फिक्सियल लैंग्वेज और जनरल डिकोडिंग। तो हम लोग क्या करेंगे, आने वाले 2 से 3 दिनों में 2-2 टॉपिक करके इस कंप्लीट चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, और तब हम लोग के अंदर ये फुल कॉन्फिडेंस होगा कि हम लोग एग्ज़ाम के दिन 6 में से 6 क्वेश्चन करके आएंगे। चले तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कोडिंग डिकोडिंग का सबसे मास्टर चीज़ है कि आपको अल्फ़ाबेट्स के प्लेस वैल्यू याद होने चाहिए एकदम। अगर आपको स्पीड बढ़ाना है, एक्यूरेसी तो रखनी ही रखनी है, लेकिन अगर आप लोग को स्पीड बढ़ाना है देन आप लोग को ये प्लेस वैल्यू याद रखना ही पड़ेगा। अब इसको याद रखने का एक सबसे घिसा पीटा जो हमेशा से हम लोग को सिखाया जाता है वो है इजोटी। एक वर्ड होता है इजोटी, जिसमें हर एक वर्ड 5 का मल्टीपल है। जैसे आपने लिखा इजो टी, तो ई के लिए 5, जे के लिए 10, ओ के लिए 15, टी के लिए 5 और वाई के लिए 20। अब याद कैसे कर सकते हैं? आप लोग को किसी को भी ए बी सी डी तो याद ही होगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच से आप लोग 1 से लेकर के 8 तक याद रख सकते हैं, सबको याद होगा। कोई भी हम लोग जब बोलते हैं तो ए बी सी डी बोलते हैं, तो उसी को थोड़ा और एक्सटेंड कर लेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच। इससे क्या होगा, हम लोग को 1 से लेकर के 8 तक का अल्फ़ाबेट का प्लेस वैल्यू याद हो जाएगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, लास्ट का सबको एक्स वाई जेड सबको मालूम होता है, एक्स वाई जेड। तो लास्ट का है क्योंकि 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, तो ये 24 25 और 26। तो हम लोग को ऐसे करके क्या 11 अल्फ़ाबेट ऐसे ही याद हो गए, एकदम सिंपल से ए बी सी डी ई एफ जी एच 1 2 3 4 5 6 7 8 एक्स वाई जेड, 24 25 26। अब फिर ऐसे करके थोड़ा थोड़ा वैल्यूज हम लोग याद कर सकते हैं। फिर ऐसे याद कीजिए कि आई जे के एल 9 10 11 12, आई जे के एल 9 10 11 12, ऐसे करके आप लोग याद कर सकते हैं। तो पहला इम्पॉर्टेंट काम है एज ए स्टूडेंट कि अगर आपको ये टेबल नहीं आती है देन आपको याद करना है। एक बार लास्ट में रिपीट कर रहा हूँ,
हम लोग 1 से लेकर के 8 तक ऐसे ही याद रख सकते हैं, देन लास्ट का 3 को याद रख सकते हैं, फिर हम लोग 4-4 का पेयर बना के IJKL MNOP ऐसे करके हम लोग याद कर सकते हैं। बच्चा का खेल है, आप 5 मिनट बैठेंगे तो याद हो जाएगा। इसके बाद में एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोग को याद रखना है, अगर आप लोग को प्लेस वैल्यू याद हो गई है तो ये याद रखना मुश्किल नहीं है। अगर आप लोग को याद हो गया है देन एक कंसेप्ट आता है यहाँ पर, अपोजिट लेटर। अभी अपोजिट लेटर क्या होता है? अपोजिट लेटर दो ऐसे लेटर्स को बोला जाता है जिनका प्लेस वैल्यू का सम 27 हो जाए। मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश तो आप लोग को आती ही होगी। तो प्लेस वैल्यू का सम, अगर दो ऐसे लेटर्स जिनका प्लेस वैल्यू का सम 27 हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं अपोजिट लेटर। अब इसको हम लोग को याद, ए और जेड ये तो याद रहेगा ही रहेगा सभी को। अच्छा, अब ना कुछ हम लोग ट्रिक बनाते हैं उसको याद करने का। तो सबसे पहला ए जेड तो याद रहेगा सबको। दूसरा है बी वाई। तो बी वाई को हम लोग याद रखेंगे बॉय से, बी वाई को याद रखेंगे बॉय से जिसमें बी और वाई आएगा। सी एक्स को याद रखेंगे 6 से, लेकिन 6 को एस से नहीं बल्कि सी से लिखेंगे। डी डब्ल्यू को याद रखेंगे माउंटेन ड्यू ड्यू से, ठीक है। ई वी से याद रखेंगे इवनिंग को। एफ यू से याद रखेंगे फॉर यू। हाँ हाँ, मुस्कुराए मत अब। फॉर यू, ठीक है। जी टी से हम लोग GT रोड। क्या आप लोगों को GT रोड के बारे में मालूम है? किसने बनाया था GT रोड? शेरशाह सूरी। जीके का क्वेश्चन हम लोग मल्टी डायमेंशनल करके पढ़ेंगे, हर चीज़ को पढ़ लेंगे। खैर, HS हायर सेकेंडरी स्कूल होता है ना, या हाई स्कूल से याद रख सकते हैं। IR सबसे इम्पोर्टेंट, इंडियन रेलवे। JQ जंगल क्वीन। KP कानपुर। LO वही मंथ चल रहा है, एकदम मन में लड्डू फूट रहा है ना आप लोग का। और MN मैन, क्या मतलब है? फेमिनिज्म को बुरा लगेगा। अब नहीं बन रहा था ट्रिक तो क्या बनाते? मैन ही बनाते ना। तो MN से क्या होगा? मैन। AZ BY CX EV DW EV FU GT HS IR JQ KP LO MN। क्या मतलब है सर? N से फिर N होगा, M होगा, O से L होगा, तो फिर क्या रिपीट नहीं हो जाएगा? आप लोगों को ये बात समझ आ रही है कि अगर हम लोग N के बाद M के बाद से लिखने का कोशिश करेंगे देन वो रिपीट होगा और वापस Z से A की तरफ चला जाएगा। तो AZ BEY बॉय, CX 6 DW ड्यू EV इवनिंग FU फॉर यू GT रोड HS हाई स्कूल IR इंडियन रेलवे JQ जंगल क्वीन KP कानपुर LO लव MON मैन, ठीक है। अब ना कुछ पैटर्न्स के बारे में देख लेते हैं। हम लोग फास्टली मूव करेंगे क्वेश्चन की तरफ, लेकिन अगर थोड़ा हम लोग थ्योरी पे थोड़ा वर्क कर लेते हैं ना, ये हम लोग के माइंड को बहुत ज़्यादा बूस्ट देता है और हम लोग के कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा गेन करता है। तो हम लोग को ये चीज़ समझना ज़रूरी है। सबसे पहले कितने तरीके से हम लोग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किसी किसी में आपको फॉरवर्ड कोडिंग देखने को मिलेगा। व्हाट इज़ फॉरवर्ड कोडिंग? फॉरवर्ड कोडिंग का मतलब होता है कि या तो प्लस एक एक करके बढ़ रहा होगा या तो एक एक करके घट रहा होगा। जैसे देखिए हैंड से कुछ लिखा हुआ है, हैंड से IBOE, तो कैसे हुआ है ये? +1 +1 +1 +1 करके। राइट से लिखा हुआ है VQHSD, तो इसमें क्या हुआ है? इसमें -1 -1 -1। तो बस आप लोग को ये अपने जहाँ पर भी नोट्स बना रहे होंगे ना, तो वहाँ पे ये लिखेंगे कि पैटर्न्स कितने तरीके के होते हैं। तो सबसे पहला पैटर्न है फॉरवर्ड कोडिंग, जिसमें क्या किया जाता है? फॉरवर्ड या तो प्लस किया जाता है, इसी को बैकवर्ड भी बोल सकते हैं हम लोग। बैकवर्ड, ये माइनस वाला बैकवर्ड है और प्लस वाला फॉरवर्ड है। रिवर्स कोडिंग आपको देखने को मिल सकता है। रिवर्स कोडिंग का मतलब है कि सबसे लास्ट वाले को कन्वर्ट किया गया होगा पहले में और सबसे पहले वाले को कन्वर्ट किया होगा लास्ट वाले में। तो इस तरीके के कोडिंग को हम लोग बोलते हैं रिवर्स कोडिंग। सब एग्जांपल के साथ है। आप लोग को अगर ये नोट्स चाहिए होगा एज इट इज़, तो आप लोग मुझे इस चैनल पे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तीसरा पैटर्न क्या हो सकता है? क्रॉस पैटर्न, जिसमें कुछ पेयर्स ऑफ अल्फ़ाबेट में क्रॉस चेंजिंग किए होंगे, या तो प्लस या तो माइनस। और एक ख़ास तरीके का आता है, क्या होता है कभी कभी एक बड़ा सा वर्ड इंटरचेंज दे देगा और उसको चेंज कर देगा, लेकिन उसमें कोई भी फॉरवर्ड बैकवर्ड क्रॉसिंग या ये सब कुछ चेंज नहीं होगा, बल्कि उसी के अल्फ़ाबेट को रीअरेंज किया जाता है। तो ये पैटर्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और कैसे इसको हम लोग समझते हैं? इसको हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जब दिए हुए अल्फ़ाबेट्स
जो वर्ड होगा उसके अल्फ़ाबेट्स अगर बदले वाले में चेंज नहीं होगा ना, तब इसका मतलब समझ जाना आप लोग कि वो जो पैटर्न दिया हुआ है वो इंटरचेंज का दिया हुआ है या पोजीशन पैटर्न दिया हुआ है। एक वर्ड लिख दिया स्कूल, स्कूल के अल्फ़ाबेट्स को ही इधर उधर करके लिख दिया। जैसे यहाँ लिखा हुआ है मदर्स, अब मदर्स को लिखा हुआ है SREHTOM। क्या किया है इसने, इसने जो रिवर्स लिख दिया है, इसने कुछ कोडिंग नहीं की है, इसने कुछ प्लस माइनस क्रॉस ये सब नहीं हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे जो बस अल्फ़ाबेट्स है ना उसी को इधर उधर करके लिख दिया गया है ये। लेकिन जो था ना पहला वाला फुल रिवर्जन था, मतलब कि कंप्लीट तरीके से बैकवर्ड से फॉरवर्ड लिख दिया है। दूसरा वाला देखिए ये कैसा रिवर्स है, सम कुछ कुछ को रिवर्स किया है हाफ में बांट करके, और हाफ में बांट करके रिवर्स। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन में 3 3 6 3 9 12 है तो 6 6 करके कर दिया है। और पेयर थर्ड में है पेयर स्वैप, यानी दो दो वर्ड का पेयर बनाया, HU को बनाया उसको कन्वर्ट कर दिया है, MI को बनाया है IM कर दिया है, DI को बनाया है ID कर दिया है, TY को बनाया है और YT कर दिया है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे पैटर्न समझ में आए होंगे। जिसके लिए आप लोगों ने वो अपोजिट लेटर याद किया था ना, ये वही पैटर्न है जहाँ पे अपोजिट लेटर का कोडिंग कर दिया जाता है। जैसे किंग से लिख दिया PRMT, तो के का अपोजिट होता था, याद कीजिए कानपुर P, आई का याद कीजिए इंडियन रेलवे R, एन का याद कीजिए मैन, जी का याद कीजिए GT रोड। तो ये समझ आ रहा है आपको कि इसने क्या किया है, इसमें इसने अपोजिट लेटर का कंसेप्ट इस्तेमाल किया है। बस एक लास्ट थ्योरी का पेज, हम लोगों को ना ये सीक्वेंस याद रखना चाहिए कि जब भी हम लोग किसी क्वेश्चन को देखें देन हम लोग का ये प्रायोरिटी होना चाहिए कि हम लोग क्रॉस पोजीशन पैटर्न को देखें फर्स्ट, देन आफ्टर हम लोग अपोजिट लेटर अपोजिट पैटर्न को देखें, देन हम लोग फॉरवर्ड पैटर्न को देखें, रिवर्स पैटर्न को देखें, क्रॉस पैटर्न को देखें। और अगर इनमें से कोई सा भी आपको पैटर्न नहीं दिखने को मिला है देन आप लोग समझ जाना कि इसमें कुछ भी हुआ है, इलीगल इलॉजिकल, इलीगल नहीं सॉरी, इलॉजिकल कुछ भी उसने किया है। बस आपको उसको पैटर्न को फॉलो करके आगे बढ़ जाना है। अब ये क्या है, मिक्स कोडिंग द ट्रैप। देखिए ये वाला क्वेश्चन तो समझ लीजिए फ्री का मार्क्स है, आप लोग को लिखा हुआ है ऐसे, इस क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहता है, इफ़ रेड इज कॉल्ड येलो, येलो इज कॉल्ड ब्लू, देन व्हाट इज अ क्लियर स्काई। तो क्लियर स्काई ब्लू होता है, और वो ब्लू को हम लोग क्या बोलते हैं, और ब्लू को हम लोग क्या बोलते हैं, येलो। देन इसका आंसर क्या होगा, येलो। ब्लू इसको ऑरेंज नहीं लिखा हुआ है। तो उम्मीद है कि आप लोग को अब ये समझ में आ गया होगा कि कितने तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, कोडिंग डिकोडिंग में क्या क्या सब टॉपिक्स हैं, मैं आप लोग को समझा पाया हूँगा। अब आप लोग क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। रिमेंबर रखना है कि आप लोग को याद कैसे रखना है, A से H तक आप लोग को 1 से 8, फिर Y XYZ 24 25 26, फिर IJKL M ऐसे करके याद कर सकते हैं आप लोग। हाई स्कूल GT रोड और पोजीशनिंग फर्स्ट। और ये मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन की तरफ। 13 मिनट में हम लोग ने बहुत कम टाइम में हम लोग ने इस टॉपिक के कंसेप्ट को समझा है, पैटर्न को समझा है। लेकिन अब हम लोग ये वो बहुत ज़रूरी है, एज ए स्टूडेंट आपको वो सारी बातें जानना ज़रूरी था, इसलिए मैंने बताया है। चलें अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला हम लोग आसान सा कॉल्ड और मीन वाला क्वेश्चन करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग बाय एनालॉजी। अब इस क्वेश्चन में पहले मैं एक बता देता हूँ, फिर आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि चौथे क्वेश्चन में आप लोग का आंसर खुद आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में होता क्या है कि इसमें लिखा रहता है कुछ कमांड्स यहाँ दिए होते हैं और लास्ट में हम उससे पूछता है। तो इसको करने के दो तरीके हैं। एक, सबसे बेसिक से आप पढ़ते जाइए। देखिए लिखा हुआ है कि कंफर्टेबल इज कॉल्ड बैटल, बैटल इज कॉल्ड डिफीट, डिफीट इज कॉल्ड रेफरी, रेफरी इज कॉल्ड मॉब, मॉब इज कॉल्ड स्टेडियम, एंड स्टेडियम इज कॉल्ड ट्रेबल। तो ये सारे इंफॉर्मेशन दिया, हम लोग से पूछा व्हाट इज कॉल्ड ग्रुप ऑफ पीपल। तो क्या आप लोग को मालूम है कि ग्रुप ऑफ पीपल को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल को हम लोग बोलते हैं मॉब। अच्छा हाँ, वो थोड़ा सा गुस्से में जो होती है भीड़, जो किसी पे अचानक से हमला कर देती है, उसी को कहते हैं। तो हम लोग से ये ग्रुप ऑफ पीपल यानी मॉब के बारे में ही पूछ रहा है। तो अब देखिए लास्ट लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है कि मॉब इज कॉल्ड स्टेडियम। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा स्टेडियम। ये था पूरा तरीका कि हम लोग क्वेश्चन को फर्स्ट लाइन टू एंड लाइन पढ़ेंगे, क्या दिया हुआ है वो समझेंगे, उसके बाद हम लोग उसका आंसर करेंगे। दूसरा लाइन है हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस के लास्ट लाइन से पढ़ेंगे, व्हाट इज़ कॉल्ड ग्रुप ऑफ पीपल।
सबसे आसान तरीका जिसमें 2 से 3 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है वो ये है कि हम लोग सबसे लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, लास्ट लाइन पढ़ेंगे। इसमें लिखा हुआ है व्हाट इज़ कॉल्ड ग्रुप ऑफ पीपल। तो ग्रुप ऑफ पीपल को कहा जाता है मॉब, और यहाँ पे मॉब को क्या कहा गया है, मॉब को कहा गया है स्टेडियम। तो इस हम लोग का आंसर क्या होगा, स्टेडियम। आई होप कि आप लोगों को मैं समझा पाया हूँगा। देखिए एक बार फिर से मैं शुरू से करता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन में आप लोग का आंसर खुद आना चाहिए। इफ़ येलो इज़ कॉल्ड ब्लैक, ब्लैक इज़ कॉल्ड पिंक, पिंक इज़ कॉल्ड वाइट एंड वाइट इज़ कॉल्ड मैरून, देन व्हाट इज़ द कलर ऑफ क्लाउड। तो क्या आप लोग को ये मालूम है कि कलर क्लाउड का कलर क्या होता है, वाइट, और वाइट को क्या कहा जाता है, वाइट को कहा जाता है मरून। देन हम लोग का आंसर क्या होगा, मरून। तो क्या आपको जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो आप लोग ये समझ पाए कि मैंने जो शुरू का येलो का रंग ब्लैक, ब्लैक का रंग पिंक, पिंक का रंग वाइट जो पढ़ा मैंने फजूल ही पढ़ लिया है। क्या हम लोग उसको नहीं भी पढ़ते तो भी हम लोग अपना आंसर दे पाते ना। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ लास्ट के क्वेश्चन को पढ़ते हैं जिसमें लिखा हुआ है व्हाट इज़ द कलर ऑफ क्लाउड। तो हम लोग को पता चल गया कि हम लोग से पूछा जा रहा है कलर ऑफ क्लाउड के बारे में, जो कि होता है वाइट। और वाइट को क्या कहा जाता है, हम लोग सिर्फ उसी पॉइंट को देखेंगे जिसमें हम लोग का क्वेश्चन छुपा हुआ है। हम लोग का क्वेश्चन छुपा हुआ था वाइट में, तो हम लोग वाइट को देखेंगे, वाइट को कहा जाता है मरून। तब इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। फिर से सेम क्वेश्चन है, एक लास्ट टाइम मैं आप लोग को समझाने के लिए फिर से वापस से पढ़ता हूँ। इफ़ एप्पल इज़ कॉल्ड वाटरमेलन, वाटरमेलन इज़ कॉल्ड बनाना, बनाना इज़ कॉल्ड ऑरेंज, ऑरेंज इज़ कॉल्ड गुआवा एंड गुआवा इज़ कॉल्ड पपाया, देन व्हाट इज़ द सिट्रस फ्रूट। अब बताइए कि सिट्रस फ्रूट किसे कहते हैं। सिट्रस फ्रूट उसे कहते हैं जो थोड़ा सा खट्टा टाइप पर होता है, जिसमें थोड़ा सा एसिडिक नेचर पाया जाता है। और ऐसा कौन सा है, वो है पाइन एप्पल। कौन है वो, पाइन एप्पल होता है जो थोड़ा सा, अच्छा नहीं 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 सॉरी माफ़ करना, ऑरेंज, उसमें एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड। तो अब हम लोग का बस इतना काम है कि ऑरेंज को देखेंगे, ऑरेंज इज कॉल्ड गुआवा, देन हम लोग का आंसर होगा गुआवा। अब फिर से मैं एक बार लास्ट रिपीट कर रहा हूँ, क्या मेरा ये पढ़ना है कि एप्पल इज कॉल्ड वाटरमेलन, वाटरमेलन इज कॉल्ड बनाना, बनाना इज कॉल्ड ऑरेंज, काम आया, या हम लोग का उसका ज़रूरत भी थी, नहीं थी। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन लाइन को पढ़ेंगे और उस चीज़ को खोजने का कोशिश करेंगे जिसके लिए क्वेश्चन है, बस आंसर करके आगे बढ़ेंगे। आई होप कि अब आप लोग को समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट से आप लोग वीडियो को पॉज करके ज़रूर से मुझे आंसर देंगे। देन व्हाट इज़ द कलर ऑफ हेयर। क्या मतलब है कि कंपटीशन का तैयारी करते करते वाइट हो गया तो सर वाइट मर के आ गए थे तो गलत हो गया, नहीं, आपको नेचुरल कलर लेना है जो कि ब्लैक होता है। और ब्लैक को क्या कहते हैं, ब्लैक इज़ कॉल्ड ब्लू। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अपना लॉजिकल दिमाग मत लगाने बैठ जाना कि सर कलर वाइट ब्लू कैसे होगा। हम लोग को यहाँ बोला है कि ब्लैक को ब्लू कहते हैं तो ब्लू। आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट इज़ टॉपक टच पैड कॉल्ड। टच पैड को क्या बोला जाता है। तो हम लोग को यहाँ पूछ रहा है टच पैड, टच पैड इज़ कॉल्ड यूएसबी। ये तो हद से ज़्यादा आसान क्वेश्चन हो, ये इसमें तो पूछा ही। देख आपकी स्क्रीन पर रहा ये क्वेश्चन, हम लोग से पूछा जा रहा है इन विच सीजन डू वी डेफिनेटली वेयर वुलन गारमेंट्स। तो वुलन गारमेंट्स कब पहनते हैं, ठंडे में। तो क्या हम लोग से ये विंटर के बारे में पूछ रहा है। देन वहाँ सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है विंटर इज़ कॉल्ड समर। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग समर में वुलन कपड़ा पहनते हैं, इसका मतलब है कि समर को विंटर कहा गया है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। तो क्या आपको ये क्वेश्चन जो है ना ये जीके बेस्ड भी हो गया। क्यों हो गया जीके बेस्ड, क्योंकि जो सबसे बड़ा प्लैनेट है वो आपको मालूम होना चाहिए। सबसे बड़ा प्लैनेट कौन है, सबसे बड़ा प्लैनेट है जुपिटर। और अगर जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है देन जुपिटर इज कॉल्ड नेपच्यून। तो इसका आंसर क्या होगा, नेपच्यून। इन सर्टेन कोड लैंग्वेज, अच्छा हम लोग को वो नहीं पढ़ना। वेयर डू वी राइट, कहाँ लिखते हैं हम लोग। क्या मतलब है दिल के पन्ने में लिख दिया नाम तेरा से दिल का पन्ना, नहीं, हम लोग को वो सब नहीं लेके जाना है। हम लोग को यहाँ पर देखना है कि हम लोग जनरली किस में लिखते हैं, पेपर में, ठीक है ना। तो अब हम लोग ढूंढेंगे कि पेपर कहाँ लिखा हुआ है, लिखा हुआ है पेपर इज कॉल्ड येलो। देन हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद है कि आप लोग को ये वाला चीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम लोग अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक और है, एक लास्ट है। लिखा हुआ देन हु विल ब्रिंग लेटर पार्सल। लेटर पार्सल कौन लेके आता है, क्या उसको पोस्टमैन बोलते हैं।
हाँ। देन यहाँ पे हम लोग को ढूंढना है पोस्टमैन। पोस्टमैन इज कॉल्ड प्रोफेसर। तो हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। आई होप कि मैं आप लोग को समझा पाया हूँगा। इससे एक क्वेश्चन आते हैं आप लोग के एग्ज़ाम में। अब हम लोग दूसरे तरीके के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर देना, मुझे अच्छा लगेगा। मैं आप लोगों के लिए थोड़ा मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग भी मुझे शेयर और सब्सक्राइब करें, और मैं आगे भी आप लोग के लिए ऐसे ही थोड़ा यूज़फुल, जो आपको एग्ज़ाम में, डायरेक्ट एग्ज़ाम में ज़्यादा मदद करे, वैसे कंटेंट लेकर के आऊँगा। तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर लें, और मुझे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अब ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, और इसमें जो ये जो टॉपिक का जो अंडर क्या आता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग बाय एनालॉगी। अब हम पूरा नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी वीडियो ज़्यादा बड़ा हो गया है। एनालॉगी नहीं, एनालॉगी ये नहीं है, ये है क्लासिफिकेशन। ऐसे क्वेश्चन में एक ऊपर में बड़ा सा एकदम इंस्ट्रक्शन दिया होगा, और हम लोग को ऐसा एक वर्ड खोजना है जो चारों में से नहीं बल्कि तीन के साथ रिलेशन फॉलो करेगा और एक फॉलो नहीं करेगा। और ये क्लासिफिकेशन है, लेकिन ये क्लासिफिकेशन किसके फॉर्म में है? कोडिंग डिकोडिंग के फॉर्म में, इसलिए हम लोग को यहाँ पढ़ना पड़ रहा है। इसी तरीके से पता है, क्लासिफिकेशन पढ़ रहे होते हैं, देन वहाँ पर ये आ जाता है, तो हम लोग को ये समझ में ही नहीं आता है कि कौन सा चीज़ यहाँ पे आ गया। तो अगर हम लोग को चैप्टर के अंदर उसके सब टॉपिक्स को अच्छे से समझ लेते हैं ना, तो हम लोग को प्रॉब्लम नहीं होता है। अब कुछ लड़के क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनको रीजनिंग का एक सिलेबस में दिखता है क्लासिफिकेशन, अब वो यूट्यूब में सर्च कर रहे हैं क्लासिफिकेशन कहाँ है, क्लासिफिकेशन कहाँ है। तो वो आपके नॉलेज बेस, इमेज बेस, या आपके कोडिंग डिकोडिंग के बेस में दिया रहता है। तो आप लोग को उसी सारे टॉपिक्स का निचोड़ मिला करके ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो इसमें सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग? तो इसको सॉल्व करने का एक आसान सा तरीका होता है। वो आसान सा तरीका है, आप सबका वैल्यू लिख दीजिए। जैसे आपको दिख रहा है एम का होता है 13, यू का 21, तो के का होता है 11 और एच का 8। एच का होता है 8, एल का होता है 12, एल का होता है 10, एल का होता है 12, जे का होता है 10 और एन का होता है 14, एस का होता है 19 और 13, 21 और 25, एन का होता है 14, आर का होता है 18, पी का होता है 16 और टी का होता है 20। तो आप देखेंगे ना कि पहला लेटर में 2 माइनस हुआ है किसी किसी में, एच से जब एल गए हैं 2 प्लस हुआ है, एस से जब यू गए हैं 2 प्लस हुआ है, एन से जब पी गए हैं तो 2 प्लस हुआ है, लेकिन एम से जब के गए हैं तो वहाँ पे 2 माइनस हुआ है। अब दिख रहा है यहाँ से 13 से 11 आ गए हैं, माइनस माइनस 2, बाकी सब में तो 8 से 10, 19 से 21, 14 से 16 तो +2 हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है -2। तो इस वजह से ये वाला आंसर होगा कि ये फॉलो नहीं कर रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप लोग को वैल्यूज़ याद हो गए हैं तो आपको वो वैल्यूज़ दिख रहे होंगे, आप लिख दीजिएगा, आपके पास आंसर होगा। तो ये देखिए, जे का होता है 10, 10 में से 3 घटेगा 7, जी में से 3 घटेगा तो डी में से 3 घटेगा तो ए। तो आपको समझ आ रहा है कि -3 का यहाँ पे पैटर्न फॉलो हो रहा है। दूसरा नंबर में देखिए, जी से डी से 2 ही घटा है, डी से बी जाने में सिर्फ 2 का फ़र्क होता है। तो यही वो ऑप्शन है जो फॉलो नहीं कर रहा है। देखिए 21 से 18, 18 से 15, 15 से 12, 17 से 14, 14 से 11, 11 से 8। तो ये जो 2 नंबर ऑप्शन है, जिसमें पहले से तो 3 कम हुआ है लेकिन दूसरे में 3 कम नहीं हुआ है, तो ऑप्शन कौन सा होगा? ये जो फॉलो नहीं कर रहा है, बाकी सब एक खास तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। क्या फिर आपको ये समझ आ गया कि ये क्वेश्चन का थीम क्या है, ये क्वेश्चन का बेस्ड किस चीज़ पे है? आप देखिए 7 5 12, जी का 7 होता है, एल का 12 होता है, 7 5 12, टी और वाई 20 और 25, ठीक है, आर का 18 होता है, एम का 13 होता है। तो हमको जब ऊपर में 2 ही दिख गया तो हमको समझ में आ गया कि यही अलग होगा। क्यों? क्योंकि जब 2 फॉलो कर लिया है तो कोई और एक फॉलो करेगा। जैसे वी से ए, तो वी का कितना होता है आप लोग को मालूम है? वी का होता है 22। तो 22 में पहले 4 जोड़िएगा तो 26 पहुंचेगा, यानी जेड, और जेड में एक और जोड़िएगा तो वो कहाँ चला आएगा? ए। जैसे नवंबर दिसंबर में और जोड़ते हैं तो फिर क्या आ जाता है? जनवरी। वैसे ही 26 में एक और जोड़िएगा तो वो और कहीं नहीं जाएगा, 27 में नहीं चला जाएगा, ए में चला जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3।
अब ये क्वेश्चन देखिए, आपको दिख रहा है कि के, तो आपको पता है ना के क्या कितना होता है, के का होता है 11। 11 और थर्ड वाले लेटर में देखेंगे ना +4, 11 4 15। ये है डी, डी का 4 होता है, एच का 8 होता है, +4। यह है एन, एन और आर, एन का 14, आर का 18। बी, बी और एफ, तो 4 और 6, तो +4 यहाँ पे भी हुआ। तीसरा हम देखिए एक्स से बी, एक्स का होता है 24, 24 में 4 जोड़िएगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है। ए, ए में एफ, ए का 1 होता है, एफ का 6 होता है, तो इसमें 5 ऐड हुआ है और यही गलत है, तो यही आंसर होगा। 22 होता है वी का, और जेड का होता है 26, 4 जुटा हुआ है, 14 4 18, तो ऑप्शन कौन हुआ, ऑप्शन नंबर 2। फिर से वही क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लेटर पे दिया हुआ है। आपको दिख रहा है 3 3 ऐड हुआ है। यू 21 होता है, एक्स का 24, यू प्लस एक्स का 24 होता है, 24 25 26, 25 26 और 1। एस का 19 होता है, 19 3 22, और टी का 20 होता है, डब्ल्यू का 23, तो +3 हुआ है पहले। फिर बी से जी 4 ऐड हुआ है, बी से जी मतलब 5 ऐड हुआ है, बी का 2, जी का 7, 5। ई का 5, जी का 10, जे का 10, तो 5 ऐड हुआ है। अच्छा, जेड से डी, जेड से डी जाने के लिए सिर्फ 4 का ज़रूरत है, 5 का नहीं, तो यही आंसर होगा हम लोग का। ए से एफ फिर 5। अब इसमें आप सबका वैल्यू भी लिख दीजिएगा ना। अच्छा, एक बात और, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरे बहुत काम आया था, जब भी मेरे को कोडिंग डी कोडिंग का कोई क्वेश्चन भारी लगने लगता था, मैं बस उसके ऊपर उसके अल्फ़ा प्लेस वैल्यू लिख दिया करता था, और प्लेस वैल्यू लिख देने के बाद 98% क्वेश्चन सॉल्व हो जाता था। 2% तो देखते ही सॉल्व हो जाता था, लेकिन जो 98% क्वेश्चन है ना, अगर नहीं समझ आते थे तो मैं उसके ऊपर उसका वैल्यूज़ लिख देता था, और वैल्यू लिख देने के बाद तो वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता था। तो आपको ना सबके लास्ट में देखिए, ये ओ एल है, क्या आपको एल ओ से लव याद आया, लव अपोजिट लेटर। आई पी है, तो ये नहीं समझ आ रहा है, लेकिन आर आई है, तो क्या आर आई से आपको इंडियन रेलवे से अपोजिट लेटर याद आया। ई भी, इवनिंग याद आया, तो कौन, ये यही वाला नहीं बन रहा है ना, बाकी सब तो बन रहे हैं, तो ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन नंबर 2। फिर ये क्वेश्चन है, तो आपको दिखना चाहिए 7 से 9 हुआ है, जी का 7, आई का 9, फिर 9 2 11 और 2 13, यानी सब में +2 +2 +2 +2 हुआ है। यहाँ पे देखिए 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21। यहाँ पे देखिए 2, बी से डी, डी से एफ, एफ से एच। तो अब अगर हम लोग को नहीं भी मिल रहा है तो आंसर यही होगा, जब 3 में पैटर्न मिल गया है तो चौथा तो आंसर होगा ही ना। 4 ही ऑप्शन है, 3 सही मिल गए हैं, तो क्या हम लोग को चौथे नंबर में चेक करने का ज़रूरत है। एज ए स्टूडेंट एग्ज़ाम में आप बैठे हुए हैं, 3 आपको पैटर्न मिल गया है, तो क्या चौथा चेक करने का ज़रूरत है। आप इसी तरीके से अपना 2 2 3 3 सेकंड बचाएंगे ना 10 क्वेश्चन में, वो आपका बना करके 1 मिनट बचा करके देगा। तो खैर यहाँ पे देखिए, पी से हुआ है आर मतलब 2, आर से एस हुआ है, आर 18 होता है, एस 19 होता है, तो एक ही पड़ा है, तो ऑप्शन वही आंसर होगा। चलिए ये देखिए, हम लोगों को पहले लेटर से कुछ नहीं पता चल रहा है, लेकिन एक्स से आर की तरफ जाएंगे ना, तो एक्स का होता है 24, आर का 18। तो क्या अब आप लोग को ये समझ में आया कि इसमें 6 कम हो रहा है, 6। एफ है, एफ का होता है 6, और जेड, जेड का है 26, तो -6 करेंगे तभी तो जेड इसके तरफ जाएंगे। एन, एन का कितना होता है, एन का होता है 14, और इसका है 8, -6। आर देखिए, आर है 10, एफ है 6, तो क्या सिर्फ -4 ही कम हुआ है ना, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। एम से टी 13 होता है, एम का, बी का 20, 7 ऐड हुआ है। सी से जे 3 और 10, एच से ओ, एच का 8, ओ का 15, 7 का फ़र्क है। डी का 4, के का 11, 7 का फ़र्क है। अच्छा, फिर आते हैं हम लोग टी से ए, टी का 20 है, और उसमें 6 जोड़ेंगे तो 26 और 1 27, तो यानी 7 का फ़र्क है। जंगल क्वीन जे का 10, क्यू का 7, 17, तो 7 फ़र्क है। एच का, ये ओ का 15, बी का 22, 7 फ़र्क है। के का 11, आर का 18, 7 फ़र्क है। अच्छा, ए से एच 7 फ़र्क है, दिख रहा है 1 और 8।
क्यू से वाई, क्यू का कितना होता है 17 और वाई का 25, 8 का फ़र्क हो गया यहाँ पे, और यही आंसर हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन अल्फ़ाबेट क्लासिफिकेशन के बेस्ड पे। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये दो सब टॉपिक समझ में आए होंगे बहुत अच्छे से, और आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर 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 बताना, मुझे अच्छा लगेगा। ये एनालॉगी बेस्ड है। कौन सा बेस्ड है ये? एनालॉगी। एनालॉगी में क्या होता है कि दो रिलेशन दिए होते हैं, दो, पहला दो में रिलेशन दिया होगा और तीसरा एक वर्ड दिया रहेगा, आपको सेम रिलेशन फाइंड करते हुए अगला वर्ड ढूंढना है। जैसे क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको लिख दिया कार और इसमें लिख दिया 4, फिर आपको लिख दिया बाइक और आपको पूछना बताना है कि यहाँ पे क्या है। यहाँ ऑप्शन है 2 3 1। तो आप कार में 4 चक्के देखते हैं, तो इसका मतलब है कि एक चीज़ दिया गया उसमें कितने चक्के हैं, ये उसका रिलेशन है। तो बाइक में कितने होते हैं? 2। तो ये एनालॉगी होता है। क्या मतलब है? नहीं समझ आया सर, और एक बार बताइए। हाँ बताता हूँ। एनालॉगी किसे कहा जाता है? आपको बोल दिया कार, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया व्हीकल, ठीक है। फिर आपको एक और वर्ड यहाँ पे लिख देगा, जैसे लिख देगा यहाँ पे बैट, या लिख देगा यहाँ पे, हाँ बैट लिख दिया, और आपसे पूछा कि बताइए यहाँ पर क्या है। यहाँ पे लिख दिया ये बर्ड है, यहाँ लिख दिया एनिमल है, यहाँ लिख दिया ह्यूमन है, यहाँ कुछ और एक ऑप्शन दे दिया। तो कार क्या है? कार एक वाहन है ना, व्हीकल है ना। तो ठीक उसी तरीके से बैट क्या है? बैट एक बर्ड है। तो हम लोग को वो रिलेशन यहाँ पे पता करना था। लेकिन अब इसी एनालॉगी का इस्तेमाल करते हुए कोडिंग डिकोडिंग में इस्तेमाल किया जाता है, और उसमें एक अच्छा क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो वही हम लोग इसके अंडर पढ़ रहे हैं। तो देखिए हम लोग को लिखा हुआ है HIF, किससे रिलेटेड है? MNK से। फिर हम लोग से पूछ रहा है और बोला है कि RSP किससे रिलेटेड है? WXU से। तो आपको दिख रहा है कि H से M हुआ है, मतलब +5 हुआ है। N से I से N हुआ है +5। तो आपको दिख गया कि सब में +5 होना चाहिए। लास्ट में हम लोग से पूछा है JKH, तो J में 10 में 5 जोड़ेंगे 15, तो ऑप्शन 2 तो नहीं होगा कभी भी। फिर K में 5 जोड़ेंगे तो K क्या 11 होता है, 5 जोड़ेंगे तो 16। तो कौन सा आंसर होगा? OP। फिर लास्ट में H में H में 5 जोड़ेंगे तो आएगा 13, जो कि ऑप्शन नंबर में है 3। अच्छा एक और बात जो आपको बहुत सारा टाइम बचा करके देगा, आप हमेशा उस वाले अल्फ़ाबेट को सॉल्व करने का कोशिश करना जो अलग था। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पर भी OP है, यहाँ पर भी OP है, और यहाँ पर भी OP है। तो क्या OP सॉल्व करके आप कुछ कर लेंगे, कुछ उखाड़ लेंगे वहाँ पे? नहीं ना। आपको ध्यान देना चाहिए था कि यहाँ पे N है, यहाँ पे M है, और यहाँ पे L है। तो क्यों ना मैं इसको सॉल्व करूँ। इसको सॉल्व करने से मेरे को एक बार में ही आंसर मिलेगा, बजाय इसके कि मैं OP को सॉल्व करूँ। क्या मैं ये बात आपको समझा पा रहा हूँ? अगर आप लोग को जब भी कोई क्वेश्चन आए तो ऑप्शन दिया हुआ है, और ऑप्शन का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। आपको सही आंसर के साथ आपको टाइम भी बचाना है। मैंने तो आपको वो चीज़ सॉल्व करना है जो सब में अलग है। जो चीज़ सब में कॉमन है वो तो होगा ही होगा, सब में होगा। तो क्यों हम लोग उसको सॉल्व करें? हम लोग उसको क्यों ना सॉल्व करें जो सब में अलग है, ताकि एक बार में ही आंसर मिल जाए। उम्मीद है कि आप लोग को ये बात समझ में आई होगी। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है पहला 2, ठीक है। फिर एक 2 डॉट के साथ दिया रहेगा दूसरा 2। फिर हम लोग से तीसरा के बारे में पूछा है। तो आप देख रहे हैं M से P मतलब 3, D से A, D का होता है 4, A का होता है 1, यानी समझ आ गया कि -3 हुआ है। फिर T से W, T का 20, W का 23। तो आपको समझ में आ गया कि पैटर्न क्या है। पैटर्न है +3 -3 +3। तो L से जब +3 करेंगे तो O आएगा, और O इन दोनों में है, तो ये आंसर होगा। फिर P, तो S से जब 3 माइनस करना है, क्योंकि सेकेंड वाले में माइनस करना है, तो 19 से 3 माइनस करेंगे तो P होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ये रहा आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। सिगरेट, हाँ स्मोकिंग बहुत बुरी बात है, ठीक है। तो सिगरेट है,
आपको जैसे ये स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखा, कोडिंग डिकोडिंग का लगना चाहिए और उसमें भी एनालॉजी सेक्शन का लगना चाहिए। फिर जैसे ही आप इस क्वेश्चन को देखते हैं कि तो आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि इसमें कोई भी वर्ड चेंज नहीं किया गया है, वर्ड को ही रीअरेंज किया गया है, यानी ये रीअरेंजिंग का क्वेश्चन है, ना कि कोई खास तरीके के फॉरवर्ड बैकवर्ड क्रॉसिंग के। तो आप देख रहे हैं CIG से क्या किया है, GIC किया है, ARE से ERA किया है। तो पता है क्या किया है इसने, तीन तीन वर्ड पकड़े हैं और तीन तीन वर्ड पकड़ करके उसको रीअरेंज कर दिया है रिवर्स। तो अगर मेरे को डायरेक्शन का करना है तो क्या RID होगा ना, और RID किस में है, ऑप्शन नंबर 1 में है। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, G से F हुआ है -1, O से L हुआ है। जब भी O से L हुआ है आपके दिमाग में दो लॉजिक जाना चाहिए, -3 क्योंकि 15 से 12 हुआ है, दूसरा OL जहाँ दिखे आपको लब याद आना चाहिए, हाँ उनका याद नहीं, लब, जिससे हम लोग ट्रिक बनाए हैं कि LO आपस में अपोजिट होता है। तो आपको ये, फिर तीसरा L से O हुआ है, ठीक है, तो L से O हुआ है, O से L हुआ है, तो क्या इसका मतलब 3 प्लस हुआ है या अपोजिट लेटर का इस्तेमाल किया गया, और D से C तो -1। यहाँ देखिए H से G हुआ है, इसका मतलब कि 8 से 7 हुआ है। O से L, M से N, मैन याद किए थे, MN से N, तो हम लोग को ये बात समझ में आ गया कि -1 अपोजिट अपोजिट -1। तो B का -1 करेंगे A, ऑप्शन नंबर 1 और 3। A का अपोजिट Z होता है तो ऑप्शन नंबर 3। तो ये, तो आज के लिए हम लोग जो 3 टॉपिक किए हैं ना, उसमें से 3 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्ज़ाम में। आज का जो हम लोग ने थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया है 36 मिनट, लेकिन इससे 3 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। और हम लोग नेक्स्ट क्लास पार्ट 2 इसका बना करके इस वाले कोडिंग डिकोडिंग को कंप्लीट कर लेंगे, जिसके बाद आप लोग 5 में से 6 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेगा। जैसा कि आप लोग को मालूम था कि हम लोग SSC GT के लिए कर रहे हैं, जिसमें हम लोग का टारगेट है 20 आउट ऑफ 20। और ये मेरे बारे में है कि मैंने NTPC में, IB में 30 आउट ऑफ 30 और 20 आउट ऑफ 20 स्कोर किया है। तो मुझे अच्छे से एक्सपीरियंस है कि कैसे आप लोगों को 30 आउट ऑफ 30 इन NTPC और 20 आउट ऑफ 20 इन AB ICO, 45 आउट ऑफ 50 इन SSC CHSL, 47.5 आउट ऑफ 50 इन CGL। तो मुझे रीजनिंग में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और मैं आप लोगों को कर सकता हूँ। और ये 5 से 6 क्वेश्चन, हाँ ये मैं ही हूँ, 5 से 6 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने वाले हैं, जिसमें से आज का 3 टॉपिक हम लोग ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। आप लोग इसको प्रैक्टिस करना, 2x में लगाना और बहुत अच्छे से देखना। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज ऑलमोस्ट एक हफ़्ता, हाँ एक हफ़्ता आज हो गया मेरे इस चैनल को बनाए हुए। तो आप लोग मेरे इस चैनल को शेयर करें। थोड़ा थोड़ा पढ़ाने में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं स्टूडेंट को सामने पढ़ाता हूँ, तो इसलिए कोई है नहीं सामने, तो थोड़ा बहुत कई बार मैं रिपीट कर देता हूँ या थोड़ा स्लो हो जाता हूँ, तो इन सब चीज़ों में। अच्छा, मेरा व्हाट्सअप का नंबर दिया होगा, तो उसमें आप लोग किसी तरह का क्यूरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे अपना प्यार ज़रूर दिखाएं। चलिए तब तक पढ़ते रहें, सेफ रहें। जय हिंद।